defined territory and that it is independent of external control. इसमें 4 चीज़ें mentioned हैं. Community यानी कि group of people जो permanently established हैं. International law में, UN में, constitution में ये सब लिखी हुई चीज़ें. ये population अगर आपने एक state बनानी है तो उसकी जो population है वो permanently settled होगी for a political and that it possesses a defined territory. वो territory उसके control में होनी चाहिए. वो ये नहीं होना चाहिए कि आप permanent population जो है वो कहीं दूसरी जगह जाके settle हो रही है और कहे कि ये मेरी लैंड है और मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक स्टेट क्रिएट करना चाह रही हूँ. ऐसा नहीं हो सकेगा. और फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, ये सॉवरेनिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई दूसरा बाहर का आने वाला आपके मामलात में, आपकी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में. और फॉरेन पॉलिसी जो होगी उस स्टेट की कि दूसरी स्टेट के साथ उसने रिलेशन कैसे रखने हैं, वो ट्रूली उस स्टेट की अपना इनिशिएटिव होगा. उसमें कोई और स्टेट, कोई और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, कोई और पॉलिटिकल एक्टर आपको इन्फ्लुएंस, आपको प्रेशराइज नहीं कर सकेगा. सो ब्लंशले एक और पर्सनालिटी है, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है, बहुत सिंपल सी है. इन्होंने कहा है स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी. मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी. इन्होंने सिंपल कर दिया, उसकी 2 चीज़ें निकाल दी उसमें से. इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो यानी कि वो वेव हो, वो उसमें एक डिमांड हो, ओके, सो पॉलिटिकली हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और वो डेफिनेट टेरिटरी हो. इन्होंने इसमें सॉवरेनिटी का जिक्र नहीं किया. इन्होंने उसमें थर्ड फोर्थ चीज़ जो है वो गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया. ये मेन चीज़ें इन्होंने भी मिस कर दी हैं. देन आगे हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन. प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के मुताबिक उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उनके मुताबिक अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी. इसमें एक चीज़ और आ गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एक लॉ के अंदर होगी, एक अंडर होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगी, जो कि हमारी यूएन की डेफिनेशन में तो नहीं है, लेकिन ये भी इसकी डेफिनेशन है. और क्योंकि प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनका एक नाम है अपना 14 पॉइंट्स को लेके और आइडियलिज्म को लेके और लीग ऑफ नेशंस को लेके, ये सब उनके आइडियाज़ थे. उन्होंने सीक्रेट डिप्लोमेसी को ख़त्म किया था. ये सब चीज़ें वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, इसलिए उनको अहमियत दी जाती है. उनको फाउंडिंग फादर भी आप कह लें, समझा जाता है आइडियलिज्म का और इसका. सो आगे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. अब हैरोल्ड जे लास्की ने भी और जो 4 उसने बताए एलिमेंट्स बताए हैं, और जो वैसे भी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो है पॉपुलेशन, परमानेंटली सेटल्ड पॉपुलेशन, लैंड और टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी. और कुछ इंटरनेशनल लॉ के कोर्स में वो लोग ये भी कहते हैं कि कैपेसिटी टू बिल्ड रिलेशन विद अदर स्टेट्स. कुछ जो फिलोसफर्स हैं उसको इसमें भी डिफाइन करते हैं. खैर एनीवेज, जो 3 इनिशियल एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन, लैंड और टेरिटरी एंड गवर्नमेंट, दे आर फिजिकल बेसिस. ऑलवेज रिमेंबर दैट. आप इनको देख सकते हैं, आप इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट सॉवरेनिटी इज समथिंग, आप उनको कह लें वो इंटेंजिबल है, वो देखनी नहीं जा सकती, वो पॉलिटिकल बेस है, वो स्पिरिचुअल है, बट सॉवरेनिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है. सॉवरेनिटी की इंटरनेशनल लॉ में भी ये अहमियत है कि जो स्टेट अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन नहीं कर सकती, दे सीज टू बी एग्जिस्ट. बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो अभी नहीं है. सबसे बड़ी मिसाल उसमें सोवियत यूनियन की है, जिसे आप सोवियत रशिया भी कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी कहते हैं, ये सब नाम है उसके. सो आगे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हमारी जो ओरिजिन है स्टेट्स का, मतलब ये स्टेट बनी कैसे, अचानक से स्टेट बन कैसे गई, इमर्ज कैसे हो गया एज ए इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं. जस्ट क्विक रिव्यू, जो एवोल्यूशन है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है स्टेट की, वो 4-5 फेजेस में हुई है. कुछ कॉन्टिनेंट्स में, बड़े आज़मों में, आई एम सॉरी, ट्राइबल किंगडम्स थी, जैसे कि हमारे अफगानिस्तान में भी, एशिया में भी इधर. देन देयर वर ओरिएंटल एम्पायर्स कहा जाता है ईरान, इंडिया, चाइना, इराक, ये इजिप्ट, मतलब ये ऐसी स्टेट्स थी जो कि वैली से इन्होंने इमर्जेंस की. ये पहले ट्राइब्स थे, फिर इमर्ज होते होते, जैसे चंगेज़ खान की वो जो थी एम्पायर,
ये बहुत बड़ी एम्पायर बन गई, इन्होंने चंक्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने अपने अंडर कर लिया। फिर आ गई बिग सिटी स्टेट्स जो कि बहुत लिमिटेड थी लेकिन वो बहुत ऑर्गेनाइज थी, उनके पास प्रॉपर सिस्टम था हर चीज़ का, एजुकेशन, पॉलिटिकल, सब कुछ। और फिर हमारे पास, क्योंकि ग्रीक्स जो थे वो हार गए थे पेलोपोनेसियन वॉर, और उसके बाद से ये हुई थी बिटवीन एथेनियंस। एथेंस, ग्रीक में दो कौमें थी, आप कह लें, या नेशंस थी। एथेनियंस, ATHIAN, एथेनियंस, एंड द अदर वन वर एथेनियंस, और दूसरी कौन थे? स्पार्टन्स। ओके, यस। स्पार्टन्स जो थे वो मिलिट्रिस्टिक थे। उनकी जो माइंडसेट था, जो उनकी ट्रेनिंग थी, उसमें कोई सिविलाइजेशन शामिल नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक सिक्योरिटी स्टेट आप समझ लें ऐसे थी, और वो अपने किड्स को ट्रेन करते थे वो सिर्फ मिलिट्री के लिए। उनका सोल पर्पस होता ना, जैसे आजकल आप कह लें कि फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है वो इस टाइम मेल हो फीमेल हो वो मिलिट्री में जाने के ख्वाब देख रही है। इसी तरह ही जो स्पार्टन्स थे वो मिलिट्रिस्टिक थे, वो लीडर्स पैदा करते थे, लेकिन मिलिट्री लीडर्स पैदा करते थे, वो वॉर, इस तरह जंगजू थे, इस तरह थे। लेकिन जो एथेनियंस थे दे वर अ कंप्लीट सिविलाइजेशन। उन्होंने सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड किए, उन्होंने मतलब दुनिया को जो जितने आप इनोवेशन देख रहे हैं, जो आप स्टीम इंजन और वो, उनकी बुनियाद मतलब उस टाइम वो इस चीज़ों को डिस्कस करते थे। वो ये डिस्कस करते थे कि ये सितारे ऐसे क्यों हैं, दुनिया कैसी है, सूरज क्या है, वो फिलॉसफी को डिस्कस करते थे। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस दिए, उन्होंने एजुकेशन दी, उन्होंने बहुत कुछ दिया। दे वर अ सिविलाइजेशन, बट वो मिलिट्री वाइज उतने स्किल्ड नहीं थे। सो वो पेलोपोनेसियन वॉर हुई उसमें, और उसमें जो एथेनियंस थे, क्योंकि वो मिलिट्री वाइज पावरफुल नहीं थे, वो इतने स्किल्ड नहीं थे, वो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, वो हार गए और स्पार्टन्स जो हैं वो जीत गए। सो स्पार्टन्स ने फिर उनके ऊपर 30 इयर्स तक रूल किया एथेनियंस के ऊपर, और उसी में ही उनका जो एथेनियंस की जो एसेंस था, जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, ये सारी चीज़ें जो थी वो तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और उनका जो सिस्टम था वो वापस खड़ा नहीं हो सका। और फिर कुछ अर्से के बाद रोमन्स आ गए, रोमन्स के साथ कुछ वॉर्स हुई। वो ग्रीक्स जो थे वो पहले ही उनकी सिचुएशन बहुत क्रम्बलिंग थी, वो सस्टेन नहीं कर सके, और रोमन एम्पायर वहाँ से इमर्ज हुई। फिर वो पहले वो रोमन एम्पायर थी, फिर वो स्टेट हुई, फिर वो किंगडम, पहले किंगडम थी, फिर स्टेट हुई, फिर एम्पायर बनी। और फिर रोमन्स के बाद अब यूरोप में मिडिल एजेस में जो निज़ाम था, जो सिस्टम था स्टेट्स का, या वो फ्यूडल था। फ्यूडल इन अ सेंस कि वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, आप इनको लॉर्ड्स कह लें, आप इनको मैं इनको और भी एग्जांपल्स देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, आप इनको कुछ लोग इनको लॉर्ड्स कहते थे, कुछ लोग इनको किंग्स कहते थे। इनकी अपनी कुछ ज़मीनें होती थी, जागीरें होती थी, फीफ्स इनको कहा जाता है। और मतलब यहाँ से उन्होंने एक मतलब सिस्टम क्रिएट करना शुरू किया, जहाँ से आपने वर्ड सुना होगा एंग्लो सेक्सन ट्राइब ना, मतलब ये जो करंट ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ये इस टाइम जो उसकी इमर्जेंस हुई, ये एक फ्यूडल उसके सेटअप के थ्रू इमर्ज हुई। और उसके बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता करते करते वॉर्स लड़के इन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर कब्जा किया, और फिर नेबरिंग कंट्री से कॉन्टिनेंट, और फिर कॉन्टिनेंट से मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने कंट्रोल कर लिया। खैर ये जस्ट डेफिनेशन थी कि कुछ सिस्टम्स थे जो इमर्ज होते रहे दुनिया के सिस्टम में, और जो भी मोस्ट लेटेस्ट कह लें आप निज़ाम है जो दुनिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ है नेशन स्टेट का, ये इमर्ज हुआ है 17th सेंचुरी में। आफ्टर 30 इयर्स पीरियड, वो जिसको कहा जाता है 30 इयर्स पीरियड, 30 इयर्स वॉर, ये जो टाइम पीरियड था जिसमें यूरोप के अंदर जंग लगी रही बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। ये दो क्रिश्चियनिटी के ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, जिस तरह आप हमें सुन्नी और शिया समझ लें, इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर थे। ये लोग आपस में लड़ रहे थे। एक ग्रुप अपने ये हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरिया, और ये फर्डिनेंड जो था, फर्डिनेंड 1 था या 2 थे, आई गेस फर्डिनेंड 2 थे, उन्होंने ये शुरू किया। और उनके अंदर से फिर जो रेजिस्टेंस थी प्रोटेस्टेंट्स की, वो कैथोलिक थे फर्डिनेंड, और उन्होंने रेजिस्ट किया। वॉर लगी रही, कहते हैं कि 8 मिलियन समथिंग लोग मरे, बहुत डिस्ट्रक्शन हुई लोगों उसके। इसी के अंदर एक पीरियड ऑफ प्लेग भी आया जिसमें इतनी ज़्यादा तबाही हुई यूरोप के अंदर कि लोग इतने ज़्यादा मरे, इतने ज़्यादा कि वबाएं फैल गई, और भूख, अफलास और ये सब चीज़ें, वो इन सब चीज़ें यूरोपियंस ने देखी हैं। उसके बाद
एक जगह मैंने पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर इतनी लाशें थी कि लोग दबाते जा रहे थे, जो मरता जा रहा था दबाते जा रहे थे। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए फ्रांस के अंदर बारिश शुरू हो गई और फिर उसकी वजह से वो सारी लाशें बाहर आ गई, वो बीमारियां फैल गई। तो फिर उन्होंने वो सारी लाशों की वो जो स्कल्स और वो जो बोन्स थी उनको इकट्ठा करके पूरे फ्रांस का जो सिटी है पेरिस, उसके नीचे उनको सेट करके रख दिया। और उसको अब वो लोग कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और वो पूरे पेरिस के अंदर कोई आपको बड़ी हाई बिल्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा सिटी जो है वो नीचे, उसके नीचे जो बुनियादें हैं वो सारी लाशें, वो जो मिलियंस ऑफ लोगों की वो जो स्कल्स एंड बोन्स हैं। एनीवेज, ये तो एक्स्ट्रा था। हाँ, जब वो 30 ईयर्स पीरियड वॉर जो है वो 1618 से शुरू हो गए, 1648 तक ये पीरियड ऑफ वॉर रहा। उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो सक्सेसर्स थे, वो विक्टोरियस थे, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन्होंने अपनी मतलब कैथोलिक्स को पुश कर दिया कि वो पीछे हो जाएं और नहीं तो अपनी जान बचा के आगे पीछे चले जाएं। सो उसके एंड पे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया वॉर को ख़त्म करने के लिए, जो था वो जिसको कहा जाता है वेस्टफेलियन सिस्टम। वेस्टफेलियन सिस्टम बेसिकली एक एग्रीमेंट था कि अब कोई जो एक ग्रुप ऑफ स्टेट है, या ग्रुप ऑफ स्टेट तो खैर उस टाइम नहीं थी, जो एक ग्रुप होगा उसके अंदर जो रूल करा होगा, जो उसका फ्यूडल लॉर्ड होगा, ट्राइबल किंग होगा, वो दूसरे की उस मुकर्रर हदूद के अंदर, बाउंड्री के अंदर, उसके अफेयर्स के अंदर इंटरवीन नहीं करेगा। और अगर कोई यहाँ से वहाँ चला जाए तो वो उसको वापस कर देगा, या कुछ इस तरह की टर्म्स थी, जिसने मतलब कहा जाता है कि मॉडर्न जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसकी बुनियाद रखी। अब आ जाते हैं कि कुछ लोगों को 2-3 थेरीज मेंशन करूंगी, सिर्फ ज़्यादा नहीं करूंगी। आई नो थेरीज ग्रास्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन हैं। कुछ लोग कहते हैं, इसमें 2-3 मैं मेंशन करूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टेट है, ओरिजिन ऑफ स्टेट है ये, क्योंकि आपको पता है कि यूके ग्रीक्स के बाद रोमन्स के बाद जो टॉर्च बेरर हैं इसका नॉलेज का, इस सब्जेक्ट का, वो समझे जाते हैं वो यूरोपियन ब्रिटिशर्स, यूनाइटेड किंगडम, ये समझे जाते हैं, इंग्लिश पीपल समझे जाते हैं। कहा जाता है कि 3-4 थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि स्टेट और सॉवरन का, स्टेट और हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या रिलेशन है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगी। उसमें एक बहुत फेमस थ्योरी है जो आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगी, वो है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, किंग्स डिवाइन राइट। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है राइट ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। ये थ्योरी किंग जेम्स वन ने दी थी, जो ब्रिटिश का किंग था, इंग्लैंड का किंग था। उसने ये कहा था कि जो रूलरशिप है, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो पोप था, जो चर्च था, इसका बहुत किंगशिप के ये शैडो रहता था इसका हमेशा किंगडम के ऊपर, किंगशिप के ऊपर। किंग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं था अंटिल हेनरी द सिक्स्थ यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूके के अंदर, उसने इस जो पापल रूल था, जो पोप पर इन्फ्लुएंस था, उसने ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि मैं खुद जो है वो चर्च का भी हेड हूँ और किंगडम का भी हेड हूँ। और उसने एक ये जो आप नया एक आपको रिलीजन मिलता है, एंग्लियन चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये उसके नाम से उसने इसकी बुनियाद रखी थी। सो जेम्स वन के आइडियोलॉजी के मुताबिक इसने 17वीं सेंचुरी में एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो किंग होता है उसका डिवाइन राइट है कि वो रूल करे। और मैं अभी इसको उसमें मैं बताती हूँ। किंग जेम्स कॉल्ड विद हिज पार्लियामेंट बिकॉज ही claimed that he claimed his share in the government of the country। और उसने बोला है कि a king can never be vicious even if a king is wicked। It means God has sent him as punishment for people's sins and it is unlawful to shake off the burden which God has laid upon them। वो कहता है कि किंग कभी भी वो बुराई का उसमें नहीं हो सकता, वो खराब हो सकता है लेकिन वो बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने उसको अपनी राया पर मुसल्लत किया है। अब चाहे वो अच्छा है, अब चाहे वो बुरा है, वो आपकी किस्मत है और आप उसको इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि खुदा ने आपके ऊपर, अगर वो किंग बुरा है तो खुदा ने आपके ऊपर नाजिल किया उसको। सेकंड क्रिटिसिज्म ये था कि ये सिर्फ एक रिएक्शन को सपोर्ट करती है थ्योरी। लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, बजाय इसके कि वो डिस्पोटिक को, एक अथॉरिटेरियन रूलर को, एक किंग को एक्सेप्ट करें। जो नेक्स्ट थ्योरी थी जिसने जो रियलिज्म के टर्म में ज़्यादा यूज़ होती है, इसको एक्सप्लेन करती है स्टेट को और सॉवरन को, वो ये है कि
थ्योरी ऑफ फोर्स, थ्योरी ऑफ फोर्स ये कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जितना भी जो पावरफुल था उसने अपने नेबरिंग जो नेबर्स जो थे, जो एनिमीज थे, नेबर्स थे, अपनी वॉरफेयर में उसने अपने स्किल बढ़ाए, उनके ऊपर अटैक किया, उनको अपने साथ मिलाया और उनको सब्जुगेट किया, उनको मजबूर किया कि वो उसकी एक्सेप्ट करें किंगशिप को, और यही ओरिजिन ऑफ द स्टेट है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इसको ऑथेंटिक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक एडवर्ड जंक्स है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में कि historically speaking there is not a slightest difficulty in proving that all the political communities of the modern type owe their existence to successful warfare। ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो है वो कहते हैं कि कम्युनिटीज की पॉलिटिकल जो कम्युनिटीज, मॉडर्न जो पॉलिटिकल कम्युनिटीज है, इनका ओरिजिन वॉर है। और ये ठीक बात है, जो 30 ईयर्स की वॉर थी वहीं से ही नेशन स्टेट सिस्टम बिल्ड हुआ। उन लोगों ने कहा कि आप बाउंड्रीज बनानी है परमानेंट, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे, आप उधर हम उधर, आप पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकेंगे, इस तरह की चीजें। सो इस थ्योरी के मुताबिक जो स्टेट है इज अ चाइल्ड ऑफ फोर्स, स्टेट इज अ चाइल्ड ऑफ फोर्स दैट इज ऑफ एग्रेशन, वॉर, कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशन। फिर वो कहते हैं कि प्रिमिटिव टाइम में जो भी आदमी और किंग जो था वो पावरफुल होता था, उसके पास सपोर्ट होती थी वॉरियर्स की, वो हमेशा जो कमज़ोर थे उनको मजबूर करता था कि वो उसके आगे झुक जाएं, और फिर वो इसी तरह ही पहले अपना एक ट्राइब बनाता था। यही हिस्ट्री है, ऐसे ही है जो ऑटमन्स थे उनकी भी, वो पहले एक ट्राइब था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने एक दूसरी जगह पे आके सेटल हुए वो, और उसके बाद वो वॉर्स करनी शुरू हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एम्पायर बन गए। ओके, सो मैं वापस आ रही हूँ उस पर। सब्जुगेटेड द वीकर मैन ऑफ हिज ट्राइब एंड एस्टैब्लिश्ड द पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ कमांड एंड ओबीडियंस। किंग होगा, जो रूलर होगा, जो ट्राइब का लीडर होगा, वो हमेशा कमांड करता है, और जो राया होती है उसको सब्जुगेट होना पड़ता है, उसको ओबे करना पड़ता है, उसके लॉज को, उसके रूल्स को, उसके ऑर्डर्स को। यहाँ पे उन्होंने एक टर्म भी कोट की है, क्वेश्चन मार्क्स ओपन, वॉर बिगेट द किंग, कि जो वॉर है वही किंग को बनाती है, उसको किंग बनाती है, वही वहाँ से सिस्टम शुरू होता है सब। क्वेश्चन मार्क क्लोज। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज वो कहते हैं कि उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी दी है कि ये जो वॉर थी, ये जो फोर्स थी, ये क्यों हुई। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जो थी वो it increased at a faster rate than the wealth. Population increased at faster than the wealth. Pressure on the means of subsistence increased. यानी कि जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर वो कम पड़ गए और पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही थी। देन मैन ऑप्टेड फॉर दिस वॉरफेयर, उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, फोर्स मैन टू इम्प्रूव द आर्ट ऑफ फाइटिंग और वॉरफेयर टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ अदर्स। मतलब ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, रिसोर्सेज कम थे, उन्होंने बैलेंस करने के लिए जो पावरफुल था उसने वीकर को उसके साथ जुल्म कह लें, ऑपरेशन कह लें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उसने उसको थ्रू फोर्स जो है वो मजबूर किया कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो उसके हैंड ओवर कर दें। इसीलिए कहा जाता है कि वॉर जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल एंड्स के लिए नहीं होती। वॉर जब भी दुनिया में होती है उसके पीछे इकोनॉमिक एंड्स होते हैं, इकोनॉमिक एंड्स के बगैर कभी भी वॉर नहीं होती। खैर, द स्टेट वाज बोर्न, और उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, यहाँ पे एक और उनकी दोबारा से बात आई है। वो कहते हैं कि वुडरो विल्सन सेज दैट वॉर और द मेथड्स ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड मीन जो कि सोल्जर्स का होता है, और आयरन जिससे वॉर लड़ी जाती है, चाहे वो चाकू हो, तलवार हो, गन हो, कैनन हो, कोई भी हो। Coming back to this, war methods of blood and war has not only created great empires in the past and present, but quotation mark start, we shall see more of blood and iron methods in the future. Quotation mark close. So उनके मुताबिक वॉर को आप स्टॉप नहीं कर सकते, ये होगी, ये पहले भी हुई है, इसने एम्पायर्स को क्रिएट किया है, उनको बनाया है, और ये नेक्स्ट भी होगी। इस थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि ये फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर जाती है और बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर जाती है।
सो नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म भी है और इसमें कहा जाता है कि एनिमल वर्ल्ड में दो चीज़ें होती हैं, आपने अपना फूड सिक्योर करना है और आपने खुद को बचाना है, सेल्फ प्रिजर्वेशन करनी है। सो वो कहते हैं कि यही रूल जो है वो इम्प्लाई होता है ह्यूमन बींग्स पे। ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही, क्योंकि उनके सेम कंपटीशन होता है ह्यूमन वर्ल्ड में, सेम डिज़ायर्स हैं, सेम नीड्स हैं, दे ट्राई टू कम्पीट और फिर उसमें वही जीतता है, वही एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है जो कि दूसरे से बेटर होता है। यही कंपटीशन आप हर जगह देख सकते हैं, यही इस थ्योरी का और इसको कह लेंगे बेस भी समझा जाता है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी मोस्ट फेवरेट स्टेट की जो वो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आई एम सो सॉरी, ये थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, मतलब पॉलिटिकल साइंस की बेस समझी जाती है ये, और ये 3 इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं। ये सोशियोलॉजी में भी कवर होती है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी कवर होती है, ये मतलब हर जगह इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मुताबिक 3 इसके फिलोसफर्स हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। उनका पूरा नाम क्या था? जे रूसो है समथिंग, यस, जे रूसो। इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट हुआ कैसा था। ये जो सब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंदर कवर होता है, ठीक है। उन्होंने इसको एक सेंस में एक्सप्लेन किया है कि जो 3 की एक्सप्लेनेशन हैं और 3 एक्सप्लेनेशन में आपको डिफरेंसेस के साथ भी बताऊंगी। थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है ना, इसका ओरिजिन ये है कि ये कहती है कि स्टेट ऑफ नेचर की, सोसाइटी स्टेट बनने से पहले सबसे पहले एक स्टेट ऑफ नेचर थी। उस स्टेट ऑफ नेचर में किसी किस्म का कोई रूल नहीं था, किसी किस्म का कोई लॉ नहीं था, और उस स्टेट ऑफ नेचर के मेन जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ये थे, ह्यूमन बीइंग्स की गाइडेंस जो थी वो लॉ ऑफ नेचर कर रहा था। लॉ ऑफ नेचर एक कंक्रीट थिंग नहीं है। लॉ ऑफ नेचर एक ऐसे टर्म्स ऑफ रूल समझ लें कि जिसमें म्यूचुअली कंसेंसस है, दोनों को पार्टीज को कहने की, जितने भी ग्रुप्स थे उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हर कोई एक पैटर्न के थ्रू चल रहा था। और फिर उसके बाद जो उसमें 3 फिलोसफर्स हैं, जिसमें हॉब्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इविलनेस थी और सिचुएशन बहुत बुरी थी, वॉर का सिस्टम था, और लॉक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस की वजह से फिर हमें एक स्टेट की थ्योरी की तरफ आना पड़ा, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आना पड़ा, जिसने बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी में स्टेट का निज़ाम को, उसको उसकी बुनियाद रखी, उसकी फाउंडेशन रखी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये, इसको आप समझ लें, इसके अंदर जो नेचुरल लॉज हैं ये मैन मेड नहीं है। इनका ये थोड़े से ना पॉइंट्स जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं अभी वो बता रही हूँ, फिर उसके बाद हॉब्स की थ्योरी की तरफ चलते हैं। जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लॉज थे वो मैन मेड नहीं थे, मैंने भी बताया, वो ना ही वो रिटन थे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सोशल लॉ ऑफ नेचर की जो लाइफ थी वो प्री सोशल थी। हॉब्स उनमें से ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जो जो लाइफ थी स्टेट ऑफ नेचर की, स्टेट ऑफ नेचर बिल्कुल ओरिजिन है, जो लाइफ थी वो प्री सोशल थी। प्री सोशल मतलब आप इसको एंटी सोशल के सेंस में भी ले लें, आप इसको ये भी ले लें कि लोगों को पता ही नहीं था कि उन्होंने सोसाइटी में रहना कैसे है, मिलके क्या करना है। और जो लॉक है वो कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी को पता था वो किस तरह रहना है और सब कुछ, बट वो प्री पॉलिटिकल थी, उनके पास पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, स्टेट नहीं थी, इस तरह की कोई बेसिस नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। फिर उसके बाद क्योंकि थ्योरीज डिवाइडेड है आपस में, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जो लॉ स्टेट ऑफ जो नेचर थी, स्टेट ऑफ नेचर बहुत कॉमन वर्ड यूज होगा, ये उस चीज़ के लिए यूज होता है जो बिल्कुल ओरिजिन था, ह्यूमन बीइंग का बिल्कुल ओरिजिन था अर्थ पे, और उनको कुछ पता नहीं था कि उन्होंने क्या सिस्टम बनाना है, क्या करना है, सब कुछ। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो सिचुएशन ऐसी थी कि आइडियल इनोसेंस थी, लोग बहुत मासूम थे और ब्लिस थी, एक खुशी थी, इस तरह का निज़ाम था, होप थी, एक इस तरह जॉय थी। लेकिन जो कुछ इसको काउंटर करते हैं आर्गुमेंट्स को, जैसे कि थॉमस हॉब्स, उनका ये कहना है कि नहीं, देयर वाज वाइल्ड सेवरेजी और स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑल थी, मैन जो था वो ब्रूटिश था, अग्रेसिव था, और माइट इज राइट का सिस्टम था। जिसके पास पावर थी वो अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे को क्रश करता था। और इसी सिस्टम में जब ह्यूमन बींग्स का एक कंसेंसस हो गया इस बात के ऊपर कि अब हम और इस सिस्टम को लेकर नहीं चल सकते, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें एक सिस्टम की तरफ आना है।
अब आते हैं हॉब्स की इसकी तरफ। लॉ ऑफ स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ने के लिए तीनों थ्योरीज का इस बात पे कंसेंसस है। जो थ्योरिस्ट हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक LOCKE, थॉमस THOMAS थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक JOHN LOCKE, और RO थर्ड का नाम है रूसो, JJJ.ROUSSEAU। इनका इस बात पे कंसिस्टेंस है कि ये जो ह्यूमन बींग्स थे, इन्होंने ये वॉलंटरी डिसीजन लिया कि बस अब हमें एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में इंटर होना है ताकि हम लोगों में कंसेंसस हो। ये वॉलंटरी था और म्यूचुअल था, अपनी मर्जी से था और सबका इस बात पे इत्तेफाक था। और क्या इत्तेफाक था कि वो अपनी जो इंडिविजुअल की जो आइसोलेशनिज्म है, नेचुरल आइसोलेशन था जिसमें ह्यूमन बींग रह रहा था अपनी मर्जी से, वो कुछ भी कर सकता था, वो ख़त्म हो गया। इसको ह्यूमन बींग्स को ये गिव अप करना पड़ गया। और उसमें फिर इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने उनको सब्जुगेशन की तरफ लेके आ गए, सबमिशन की तरफ लेके आ गए। अब वो चाहे एक सॉवरन था या एक बॉडी ऑफ सॉवरन थे, बॉडी ऑफ सॉवरन थी, उसमें लोगों ने अपने आप को सबमिट कर दिया था। सो अब थॉमस हॉब्स की तरफ आते हैं। थॉमस हॉब्स जो है वो बहुत पॉपुलर हैं, इनको रियलिस्ट भी कहा जाता है। और इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उसके मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी हालत। इस तरह की स्टेट ऑफ नेचर वो कहता है कि ये ऐसे थी कि सेल्फिश, इसमें जो मैन था, ह्यूमन बीइंग जो था, ये सेल्फिश था, इगोइस्टिक था, यानी कि ईगो वाला था। एंड ही वाज सेल्फ सीकिंग, ऑलराइट, सेल्फ सीकिंग इन अ सेंस कि वो अपनी डिज़ायर को हमेशा प्रेफर करता था और अपनी एपिटाइट्स को फिल करता था। और उसने कहा कि सोल मोटिव ऑफ हिज एक्शंस इन हिज ओन डिज़ायर वाज हिज ओन डिज़ायर एंड एपिटाइट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स डिज़ायर्स एंड नीड। दूसरे की डिज़ायर्स को, नीड्स को क्रश करना और सिर्फ जस्ट लाइक अ एनिमल वो फुलफिल करता था इसको। ही सेड दैट मैन वाज एंटी सोशल, he finds nothing but grief in the company of his fellows। वो कहता है कि मैंने अभी पहले मेंशन किया कि वो आइसोलेशनिज्म को पसंद करता था, तन्हाई पसंद था वो, और वो एंटी सोशल बिहेवियर था, वो ग्रुप्स की कंपनी को पसंद नहीं करता था। और उसके बाद वो कहता है कि all men are, उसने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, all men are equally selfish, self-seeking, कनिंग, ब्रूटल एंड अग्रेसिव। ये उसने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी ह्यूमन बीइंग्स की इन द स्टेट ऑफ नेचर। उसने कहा कि सब भी इक्वली सेल्फिश थे, अग्रेसिव थे, ब्रूटल थे, कनिंग थे, सेल्फ सीकिंग थे। और फिर उसने कहा कि ये सब जो चीज़ें थी, इसने एक वॉर टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। एवरी मैन अगेंस्ट एवरी अदर मैन, इस तरह की एक सिचुएशन थी। फिर वो उसमें आगे कहता है कि इट वाज नॉट जस्ट एन वॉर इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेंस बट अ परपेचुअल स्ट्रगल ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सब लोग ही आपस में एक वॉर की सिचुएशन में थे, कंपटीशन कर रहे थे, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। कॉज्ड बाय कंपटीशन, डिफरेंसेस एंड लव ऑफ पावर एंड ग्लोरी, एंड देयर वाज नो कॉमन अथॉरिटी टू ब्रिंग इट टू एन एंड। Consequently, there was an injustice.